हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खंडन क्लासेज पर। आज के लेक्चर में हम पुनः फिर 25 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न साइंस के लिए लेकर आ गए हैं। जो क्लास 9th के लिए एक 25 क्वेश्चंस का रेगुलर सीरीज चलाया गया था, उसके लिए हम आज की क्लास में दोबारा फिर से 25 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पुनः अपने क्लास को। तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन है बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है? बॉन्ड OH का क्रियाशील बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक क्या है? बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक क्या है या कौन है? कौन है? बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चंस के कहने का मतलब हुआ कि बॉन्ड OH किस कार्बनिक यौगिक का फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील मूलक है, यही पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं देंगे, विदाउट आंसर लिखेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एल्कोहल। एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बॉन्ड OH। मेरा अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है? कैसा बना रहता है? कैसा बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या रहने वाला है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकृति में जो ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है वो किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। अब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है? तो जो अभिक्रिया पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, उसी अभिक्रिया के नाम देते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोलते हैं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किसके माध्यम से बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो यहां मेरा राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है, इसके बाद जो फिर मेरा अगला प्रश्न है वो क्या है? पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है?
कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। अभी हमारे पास जितना भी क्वेश्चंस हुआ है उनमें दो प्रश्न कहीं न कहीं बायो से रिलेटेड है, इसमें दूसरा और तीसरा प्रश्न कहां से रिलेटेड है, किस पार्ट से रिलेटेड है, बायो से, साइंस के बायो वाले सेक्शन से रिलेटेड है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 30 केजे पर एच जी, पर एच जी होता है, सॉरी केजे मोल होगा, एच जी नहीं, मोल मोल होता है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 30.5 कैलोरी जूल पर मोल, है ना, 30.5 कैलोरी जूल पर मोल। और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है, एनो ट्राईफॉस्फेट, एनो ट्राईफॉस्फेट। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में, मानव हृदय में, मानव हृदय में कितने कोष्ठ, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। कोष्ठ को अंग्रेजी में चैम्बर बोलते हैं। तो हमारे हृदय में जो होते हैं वो 4 कोष्ठ होते हैं। तो यही पूछा जा रहा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव के हट में 4 चैम्बर, 4 कोष्ठ होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4, 4। ये भी प्रश्न कई बार पूछ चुका है। इसके बाद फिर मेरा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, इसके बाद जो मेरा अगला प्रश्न है, करा मानव हृदय का औसतन परकुचन दाब है। मानव हृदय का, मानव हृदय का, मानव हृदय का, मानव हृदय का औसतन, मानव हृदय का औसतन, मानव हृदय का औसतन परकुचन दाब है। परकुचन दाब है, परकुचन दाब है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 120 mm, 120 mm, 120 mm एच जी होगा, पर एच जी। मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट का जो औसतन संकुचन या परकुचन दाब होगा वो लगभग कितना होगा, 120 mm पर एच जी। लगभग में मान 120 mm पर एच जी होता है ह्यूमन हार्ट के परकुचन का, परकुचन प्रेशर का, परकुचन दाब का। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधे में, पौधे में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, किस किस भाग में होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में, सॉरी, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। प्रश्न के साथ वाट का चिन्ह लगा दीजिएगा, वाट का चिन्ह हम छोड़ रहे हैं, वाट का चिन्ह लगा दीजिएगा हर एक प्रश्न के साथ।
पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? पौधे पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है क्या, पहले इनको समझ लीजिए। वाष्पोत्सर्जन की यदि हम बात करें तो पेड़ पौधे जल को पत्ता के माध्यम से क्या करते हैं? बाहर निकालते, पत्ती के माध्यम से। और वही क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपेरेशन, है ना, वाष्पो उत्सर्जन। तो कह रहा है वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे के किस भाग में? तो पत्ती वाले भाग में। तो आंसर क्या होगा? पत्ता, पत्ता होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से रुधिर से रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? अपवहन, अपवहन द्वारा पृथक करता है, अपवहन द्वारा पृथक करता है, अपवहन द्वारा पृथक करता है। क्वेश्चन के कहने का मतलब समझिए। करा किरणें किस अवशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपवहन विधि द्वारा अलग करता है? पृथक मतलब अलग करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि कृत्रिम वृक्क जो होता है आर्टिफिशियल किरण वृक्क मतलब किरनी, फिल्ट्रेशन का जो काम होता है, फिल्ट्रेशन का जो काम होता है वो फिल्ट्रेशन कहां से होता है? किरणें के माध्यम से। तो कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पाद को रुधिर या रक्त, बोलिए रक्त से अपवहन द्वारा पृथक करता, अलग करता है? तो वो अवशिष्ट पदार्थ है नाइट्रोजन, 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 नाइट्रोजन। इसके बाद फिर नेक्स्ट मेरा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में, हाइड्रा में प्रजनन, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है? मुकुलन, मुकुलन विधि द्वारा हम हाइड्रा में जनन या प्रजनन करते हैं। मुकुलन, मुकुलन, तो मुकुलन प्रोसेस द्वारा हाइड्रा में प्रजनन किया जाता है या जनन किया जाता है। तो सो उम्मीद करते हैं अभी तक जितना भी क्वेश्चंस किया गया वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए आप लोग फटाफट इन सारे क्वेश्चंस को नोट कीजिए। इसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इधर का नोट कर लिए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है किसी माध्यम के अपवर्तनांक, किसी माध्यम के अपवर्तनांक, किसी माध्यम के अपवर्तनांक किसी माध्यम के अपवर्तनांक जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है
मान होता है, अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। क्योंकि हम फिजिक्स के अंदर सेकेंड फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं क्या, म्यू इक्वल्स टू साइन आई बटा साइन आर, जहां म्यू एक क्या होता है, कांस्टेंट राशि होता है, म्यू एक कांस्टेंट राशि होता है ना। तो म्यू इक्वल्स टू साइन आई बटा साइन आर, इसी का तो वैल्यू पूछा जा रहा है, इसलिए आंसर क्या बना, साइन आई बटा साइन आर। और यही किसको दर्शाता है, किस नियम को, स्नेल्स लॉ को, इसी को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम भी इसी को हम कहते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण, कौन दर्पण उपयुक्त है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है, या दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का आंसर तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता चल गए होंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, हम अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ चुके हैं, है ना, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है मेरा, अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है, स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम में किस रंग, स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव, किरण का झुकाव, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का, किरण की, किस रंग की किरण का झुकाव, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव, झुकाव अधिक है, झुकाव अधिक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बैगनी, बैगनी का झुकाव स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अधिक होता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं स्पेक्ट्रम पर। अब थोड़ा फोकस एक बार स्पेक्ट्रम पर कर लेते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिस पर हमें 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। स्पेक्ट्रम एक तरह का पर्दा होता है जिस पर हमें श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश से जो 7 कलर की पट्टी दिखाई देता है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक ना। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है, तो मेरा जो राइट आंसर बना क्या बना, बैगनी। और कम झुकाव किसका होता है, तो इधर का नोट कर लिए होंगे आप लोग। यहां लिख लीजिएगा, यदि अधिक झुकाव की बात करें, अधिक झुकाव की यदि बात करें तो अधिक झुकाव किसका होता है, किस रंग की किरण का, तो बैगनी का, जो कि प्रश्न में आ चुका है। और कम झुकाव की यदि बात करें
कम झुको, तो कम झुको किसका होता है? रेड किरण का, लाल, लाल का। और इन्हीं दोनों पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगले वीडियो में भी इन दोनों पर रिलेटेड प्रश्न बना रहेगा।